नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको राजधानी पटना से बताएं, जहां सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए पटना शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उनके 2 एजेंटों को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव नामक की युवक की तरफ से दी गई है और इसी आधार पर जो रामैया कंस्ट्रक्शन का मालिक है, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रॉकी यादव की कंपनी और ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी और इस दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम भी बरामद हुई थी। उसने आरोप लगाया था कि एनआईए के अधिकारी जो उसी के खिलाफ जांच कर रहे थे, उससे अवैध रूप से रिश्वत मांग रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सीबीआई और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। एनआईए का डीएसपी गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। 2 एजेंट भी रिश्वत लेते थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां 20 लाख का रिश्वत लेता हुआ युवक गिरफ्तार हो गया है। इस पूरी खबर की एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था। जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं मनोरमा देवी, और उनके ठिकाने पे पिछले कुछ दिनों पहले ही छुपवाड़ी करने गई थी एनआईए की टीम, और उस दौरान ये टीम को जो है लीड वो डीएसपी जो है जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, इनके द्वारा ही किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद इनके तरफ से एक मोटी रकम की मांग की गई। रॉकी यादव जो है उनसे ये मांग की गई थी, और रॉकी जो है वो मनोरमा देवी का बेटा है। तो रॉकी ने ही यह शिकायत जो है वो सीबीआई से की कि जो जांच अधिकारी हैं एनआईए के, जो सीनियर डीएसपी हैं, अपने 2 सहयोगियों के मार्फत वो 20 लाख रुपया घूस जो है वो मांग रहे हैं। जिसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की कॉन्स्पिरेसी जो रची गई थी, घूस लेने की साजिश रची गई थी, इसको लेकर के एनआईए के शीर्ष अधिकारियों से वार्ता किया, और फिर एनआईए के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद जो सीनियर डीएसपी हैं और उनके जो 2 सहयोगी हैं, इन तीनों को जो गिरफ्तार किया है। और अब इनसे आगे की जो पूछताछ है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि एनआईए ने साफ तौर पे कल जो प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें सीधे तौर पे लिखा है कि भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे, और उसी एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। सीनियर डीएसपी अजय प्रताप सिंह हैं और उनके 2 सहयोगी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये भी खंगाला जा रहा है कि इन्होंने अपने ये एनआईए के काल में कितने इस तरह के भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया है। क्योंकि ये भी बताते चले कि ये डॉक्टर अजय प्रताप जो हैं, ये मूल रूप से इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, और ये सेंट्रल डिप्यूटेशन पे गए और वहां से फिर एनआईए में इनको पदस्थापन किया गया। तो फिलहाल इनसे जो है इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनका जो सेवा पंजी की रही है, उनकी सबकी छानबीन की जा रही है। और वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में एनआईए और सीबीआई की जब संयुक्त कार्रवाई होगी तो क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है उनकी तरफ से, और कौन कौन दोषी पाए जाते हैं। और स्मार्ट मीटर को लेकर छिड़े घमासान और भ्रम को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्मार्ट मीटर क्यों है जरूरी, इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कहीं से ये कहना कि ज्यादा बिल आता है, ये बिल्कुल गलत है। डीएम ने कहा कि अब रिचार्ज खत्म होते ही कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, बल्कि पहले कई दिनों से अलर्ट मैसेज आना आपको शुरू हो जाएगा। 7 दिनों की मोहलत भी दी जाएगी और उसी के बाद ये बिल जो कनेक्शन है वो आपका कटेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 दिनों में ये कनेक्शन काट दिया जाता था, लेकिन अब आपको 7 दिनों की मोहलत दी जाएगी। अगर आपके घर में बिजली का रिचार्ज खत्म होने वाला है तो पहले ही 7 दिनों से आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, ताकि आप रिचार्ज करा सके और एक बार फिर से बिजली की सुविधा पर्याप्त मात्रा में ले सके। जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी 12 से 2 बजे के, या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा खत्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा यह है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। तो उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी
कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है, निगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों का बाढ़ की वजह से जमीन के कागजात का बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। विभाग पूरी तरह से अलर्ट है जिनका कागजात बाढ़ की वजह से नुकसान हो गया। वैसे लोगों को कागजात दिलाने में विभाग मदद करेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद फिर से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। मंत्री दिलीप जायसवाल से बातचीत की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, उत्तर बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बाढ़ आई है और काफी नुकसान भी हुआ और कई जगह घर भी विलीन हो गए, और ये भी जानकारी आ रही है कि लोगों का जो जरूरी कागजात होता है वो भी नष्ट हो गया। अब 3 महीने के बाद जब भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा, वैसे लोग जिनका कागजात खत्म हो चुका है उनके लिए क्या कुछ होगा? ने जो बाढ़ पीड़ित हैं, अगर किसी तरह का उनका कागजात बाढ़ में नष्ट हो गया होगा और होने की पूरी संभावना भी है, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार के जो राजस्व विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके कागजात उनको उपलब्ध कराएंगे। इससे बाढ़ पीड़ित को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये विभाग की जिम्मेवारी होगी। और इसी बीच दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। मंदिरों में पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी। सिविल ड्रेस में पुलिस की तैनाती होगी। उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां आगामी त्योहार को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा जाएगा और इसी के मद्देनजर उपद्रवियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और अलग तरह की राजनीति का दावा कर बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर ने पूरी परिपाटी पर चलते हुए ही एक दलित को अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक मारने की कोशिश कर दी। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनवाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। कास्ट पॉलिटिक्स में दूसरों से अलग दिखने का दावा करने वाले पीके पर अब बिहार के राजनीतिक दल के नेता भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। जय बिहार, पीछे तक बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। वहीं प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। बिहार में नीतीश और लालू दोनों की पार्टी के लिए काम करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 यानी गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी। जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और गरीबी को मुद्दा बनाकर नए तरह की राजनीति की बात जरूर कही है, लेकिन उनकी नजर सियासी समीकरण और कास्ट पॉलिटिक्स पर भी बराबर है। तभी तो प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाने के साथ साथ बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूले। कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। कास्ट पॉलिटिक्स में दूसरों से अलग दिखने का दावा करने वाले पीके ने जैसे ही अपने कार्यकारी अध्यक्ष की जाति बताई, बिहार के राजनीतिक दल के नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया। अरे भाई, चुनाव विधानसभा का आने वाला है कि नहीं बिहार में, तो दुकान खुलेगा ना। चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। खुद को अलग तरह की राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर पर बिहार की बाकी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से तंज कसा। अब ये तो जो लॉन्च हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है और बेबी प्रोडक्ट भी है। मतलब है कि पूरे शराब कंपनियों के पैसा से ये लॉन्च हुए हैं बिहार में, जिसमें राजद का भरपूर सहयोग रहा है। शुभकामना है, आजादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी।
बिहार की राजनीति में जाति का जोर है तो प्रशांत किशोर ने इसका खास ख्याल रखा है। दलित समुदाय से आने वाले रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर प्रशांत किशोर ने पहली चाल चल भी दी है। ऐसे में सवाल है कि पीके की कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी से अलग कैसे है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटी तिवारी को भी दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि इस पूरे मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने खुशी जाहिर की और कोर्ट को धन्यवाद दिया है। 26 साल पहले बिहार के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व बीजेपी सांसद और बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने खुशी जताई और कोर्ट को धन्यवाद दिया है। बृज बिहारी प्रसाद की 26 साल पहले हत्या हुई थी। बृज बिहारी प्रसाद को 1998 में मेधा घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीने में दर्द के बाद आईजीआईएमएस में उन्हें भर्ती करवाया गया था। 13 जून 1998 को आईजीआईएमएस कैंपस में टहलते समय बृज बिहारी की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने 3 साथियों के साथ मिलकर AK-47 से बृज बिहारी के शरीर को छलनी कर दिया। इस बड़े हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। 11 अगस्त 2009 को लंबे ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामले में पटना हाई कोर्ट में अपील की गई। 24 जुलाई 2014 को सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया। बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को मिले आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, जबकि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को बरी कर दिया। मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव इन्होंने आरजेडी की टिकट पर वैशाली से एलजेपीआर की वीणा देवी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन हार गए। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ा फैसला है। मामले में आगे की राजनीति किस करवट लेती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी बनाई और मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। प्रशांत किशोर ये बताना नहीं भूले कि मनोज भारती दलित समाज से आते हैं। मनोज भारती को लेकर उनके गांव के लोग क्या सोचते हैं, जानने के लिए न्यूज 18 की टीम उनके पैतृक गांव मधुबनी के खिड़हर पहुंची। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च हुई और बिहार में एक नाम की चर्चा खूब जोर शोर से होने लगी। वो नाम है मनोज भारती। मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, मनोज भारती को जनसुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। प्रशांत किशोर ने उनका परिचय कराते समय इतना जरूर बता दिया कि वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन इसके अलावे बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि मनोज भारती कौन है। ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं।
न्यूज 18 की टीम मनोज भारती के पैतृक गांव मधुबनी के खिड़हर भी पहुंची, लेकिन खिड़हर बाजार के लोग ही मनोज भारती के बारे में नहीं जानते। क्या मनोज भारती को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं पहचानता, कोई जानकारी नहीं। अब बने हुए हैं तो अब आएंगे फील्ड में तो पहचान लेंगे, जान लेंगे, इससे पहले तो नहीं जानते थे। वैसे उनके गांव के कुछ नजदीकी लोग जरूर जानते हैं कि मनोज भारती पूर्व IFS है, जो बेलारूस, इंडोनेशिया, यूक्रेन सहित कई देशों के राजदूत भी रहे हैं। गाँव अभी हमारा संगे उनकर विशेष रहे छन, घूमना फिरना हमारा संगे चलन। मनोज भारती लंबे समय बाद कोरोना के लॉकडाउन में अपने गांव खिड़हर आए थे। रिश्ते में उनके भतीजे लगने वाले संदीप भारती की अगर माने तो मनोज भारती के मन में समाज के लिए कुछ करने की चाहत जरूर है। उनकर शुरू से इच्छा रहन कि हम सामाजिक कुछ विकास करी, तो सेवा रहत काल में तो नहीं विकास कर पेलखिन, सेवा रहत काल में तो विदेश में सेवा कलखिन जे सरकार के नियमानुसार। IFS के तौर पर अपनी सेवा दे चुके मनोज भारती बिहार की राजनीति में बस जनसुराज का दलित चेहरा बनकर रह जाते हैं या फिर जमीन पर अपनी छाप भी छोड़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं भागलपुर की खिलाफत नगर में हुई बम विस्फोट के 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। घटना की रात से ही पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। धमाके में जख्मी आरिफ और राजा के बयान में विरोधाभास ने पुलिस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि धमाके में 7 बच्चे जख्मी हुए थे। सभी बच्चों का मायागंज अस्पताल में इलाज जारी है, जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ करीब 1 दर्जन लोगों से की गई है और कई सारे लोगों से पूछताछ अभी भी टीम के द्वारा लगातार की जा रही है। आगरा के कोई व्यक्ति को सर पुलिस पूछताछ के लिए लाई है क्या? देखिए, अभी ऐसा कुछ हमारे पास आपको बताने के लिए नहीं है। मतलब ये है कि हम लोग अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। और बिहार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की लॉन्चिंग के बाद इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। महज 15 दिनों में ही 43 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। 58 लाख परिवार का कार्ड बनना है। आयुष्मान भारत योजना के CEO ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर इस योजना की 15 दिन पहले शुरुआत की गई है। ये राज्य प्रायोजित योजना है, जिसमें 100% राशि बिहार सरकार खर्च करेगी। CEO की अगर मानी तो 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए कार्ड दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी, जिसके बाद अधिकारी से लेकर जो कर्मी हैं युद्धस्तर से काम में जुटे हुए हैं। यानी गांव से लेकर शहर तक लगातार कार्ड बनाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं इस वक्त हम स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान भारत कार्यालय में हैं और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं या कर्मी हैं ये मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो है हम लोगों ने पूरे बिहार में 0.58 करोड़ मतलब 58 लाख परिवार वैसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें राशन मिल रहा था, परंतु उन्हें आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था। यह पूर्णतः राज्य प्रायोजित योजना है। इसके तहत अभी तक हम लोग 18 लाख परिवारों का जो है सो वेरीफाई कर लिए हैं, अर्थात उस परिवार से कोई न कोई एक आदमी का कार्ड बन चुका है और अभी तक कुल 33 लाख कार्ड इसमें बन चुका है। यह बिल्कुल नई योजना है, अभी इसको टेक ऑफ होना बाकी है, बहुत जल्द शुरू होगा। सरकारी या निजी अस्पतालों को लगातार इम्पेनल्ड किया जा रहा है, क्या अब संख्या फिर बढ़ेगी? क्योंकि अब चूंकि नई योजना आप लॉन्च किए हैं। नहीं, सरकारी एवं निजी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट का कार्य निरंतर जारी है। अभी हम लोग 1000 से ज़्यादा अस्पतालों को बिहार में इम्पैनल करके रखे हैं। इसके अतिरिक्त लोग जो है राज्य के बाहर किसी भी आयुष्मान भारत सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। बहुत ही उपयोगी योजना है सरकार का, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री साहब जन आरोग्य योजना भी उसमें ऐड किए हैं अभी। तो इसका लाभ के लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है और लोग जो लाभान्वित होने वाले हैं वहाँ तक पहुँचने का जो कार्य हो रहा है सर के द्वारा, बराबर जो कैंपिंग किया जा रहा है, इसमें उपलब्धियाँ मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। बिल्कुल, डॉक्टर से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं और खुद CEO जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की लॉन्चिंग के बाद जो ग्रास रूट पर अगर बात करेंगे तो कार्ड बनाने का काम लगातार जारी है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।